हेलो एवरीवन। तो आज हम क्लास 9 का जो हमारा शेपिंग ऑफ द अर्थ सरफेस है उसका हम थर्ड पार्ट देखने जा रहे हैं, जिसमें हम वाटर करेंट्स, ग्लेशियर्स और वाइंड के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि तुम्हारा एक एजेंट है। कौन सा एजेंट है? इरोजन्स का। जब हमने पार्ट सेकंड में इरोजन के बारे में डिस्कस किया है, मेंडर, डेल्टा, इन सब के बारे में डिस्कस किया है, उसी का एक छोटा सा और उसी की एजेंट्स के बारे में डिस्कस है। हमने उसमें मेंडर बताया क्या होता है, डेल्टा क्या होता है। डेल्टा जनरली वो होता है कि स्ट्रक्चर, मतलब डेल्टा एक ऐसा कंपोजिशन या डिपोजिशन का बोलेंगे जो कि वेरियस ऑफ रिवर्स जब अपने लोअर कोर्स में आ जाती हैं तो डिपोजिट करती हैं जहाँ पे अपना पूरा मटेरियल, तो वहाँ पे एक चीजें को एक बड़ी सी एरिया का फॉर्मेशन होता है फैन या ट्रायंगुलर शेप का, उनसे हम बोलते हैं डेल्टा। बहुत ही फर्टाइल होता है। उसमें कौन सॉइल मिलती है? एलुवियल सॉइल मिलती है, बहुत फर्टाइल होती है। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? सुंदरबन डेल्टा, वेस्ट बंगाल। इतना ही इंपॉर्टेंट है डेल्टा। ठीक, तो आज जो हम पार्ट देखने जा रहे हैं वो हमारा जनरली होगा वाटर करेंट से, वाटर एंड करेंट्स के बारे में, ग्लेशियर्स के बारे में, और थर्ड पार्ट इसका जो है कौन सा पार्ट है? वाइंड। ये सब तुम्हारे एजेंट हैं इरोजन के। इरोजन और वेदरिंग में डिफरेंस बताया था। वेदरिंग क्या होता है? उसी स्टेट पे चीजों का ब्रेकडाउन होता है, चीजें मूव नहीं करती हैं। लेकिन इरोजन में क्या होता है? चीजें मूव करती हैं। वो किसी भी हो सकता है, तुम्हारे ब्रेन का भी इरोजन हो सकता है। ज्यादा मोबाइल चलाओगे, स्कोरिंग ऐसे ऐसे कर दो, घसकाओगे, घसकाने वाले दूसरे काम करते रहते हो दिन भर, वो वाला काम मतलब घसकाने वाला करोगे तो तुम्हारा ब्रेन भी इरोजन की तरफ, ब्रेन इरोजन तुमको हो जाएगा। तुम्हारे ब्रेन का जो तुम्हारा कॉन्शियस माइंड का जो तुम्हारा सेरेब्रम है वो तुम्हारे इसमें ट्रांसफर हो जाएगा, तो ये खाली हो जाएगा, कुछ रिकॉर्ड ही नहीं होगा। ठीक है, तो ब्रेन इरोजन मत करना। आते हैं हम अपने टॉपिक टू कीवर्ड में। देखो, वाटर करंट है, ग्लेशियर और वाइंड। छोटा मोटा टाइप है क्योंकि इसका जो सेकंड पार्ट था बहुत ज्यादा लंबा हो गया, लगभग 1 घंटे के आसपास हो गया, तो रात देखें थोड़ा सा बोरिंग भी लगता है। ठीक है, तो इसको हम छोटे छोटे पार्ट में करके कम समय में खत्म करेंगे। ठीक है, ताकि आप आराम से खट से, तो मतलब आधे घंटे में या 45 मिनट में खत्म करके ढंग से स्टार्ट कर दें, खत्म, चैप्टर खत्म डायरेक्ट। ठीक है, शुरू करते हैं, ज़्यादा लेट नहीं करते, तो लेक्चर लंबा हो जाता है। पहला है हमारा वेव एंड करंट्स। वेव्स क्या होती है, करंट्स क्या होता है? करंट क्या है? जनरली हम किसी धारा को बोल देते हैं करंट। करंट एक ऐसा, करंट मतलब ये जो वर्ड है ना, वो अलग अलग जगह पे अलग अलग है। किसी मतलब चीजों का अगर फ्लो हो रहा है, बहाव चल रहा है, तो उसे करंट बोलते हैं। पानी का बहाव वाटर करंट, इलेक्ट्रॉन का बहाव इलेक्ट्रिक करंट, नाली का बहाव नाली करंट, और ह्यूमन का बहाव बोलोगे तो पॉपुलेशन करंट हो जाएगा। एयर का बहाव बोलोगे तो एयर करंट हो जाएगा। तो करंट जनरली एक ऐसा स्पेसिफिक वर्ड है जो किसी फ्लो या धारा के फ्लो को बोलते हैं। अब इसके आगे वर्ड लगाओ, वाटर लगाओगे तो वाटर, एयर लगाओगे तो एयर, इलेक्ट्रॉन लगाओगे तो इलेक्ट्रॉन, पॉपुलेशन लगाओगे तो पॉपुलेशन, नाली वाला सिस्टम लगा दोगे तो नाली करंट हो जाएगा। ठीक, तो वेव और करंट के बारे में बात करें तो पहला आता है हमारा जो छोटा सा पार्ट, कांस्टेंट मोशन। और ये जो डिक्टो जो मैं लिखा हूँ, ये छाप क्या ना है, क्योंकि मैं बहुत ही शॉर्ट करता हूँ, एकदम शॉर्ट में भी शॉर्ट किया हूँ, इसी एकदम ऐसे ही सीक्वेंस में लिख के आना। कांस्टेंट मोशन, ऑलवेज मूविंग ऑन द ओशियन सरफेस। जो वेव हो या करंट हो वो तुमको कहाँ देखने को मिलेगी? कहीं अलग से नहीं देखने को मिलेगी कि हाँ आज अरे मैंने तो आज तो वेव देख लिया, मैंने करंट देख लिया। नहीं, ये तुम्हारे वाटर की, वाटर फ्लो कर रहा है तो उसकी सरफेस पे आपको देखने को मिलेगी, कांस्टेंट मोशन करते हुए देखने को मिलेगा। ओ भाई साहब, अच्छा पानी का बहाव ऐसे धीमे धीमे जा रहा है, पानी धीमे धीमे ऐसे फ्लो कर रहा है, एयर आराम से बह रही है, हवा धीमे धीमे चल रहा है, एयर करंट, वाटर करंट। तो हमको तुमको एक आउटर लेयर पे देखने को मिलेगा ये वेव और वेव करंट का मोशन। चाहे वो वेव हो चाहे एयर हो, वो तुमको एक सरफेस मोशन देखने को मिलेगा जो कि कांस्टेंट मोशन होता है, जो चलता रहता है। शेप और कोस्टल लाइन के बारे में बात करते हैं तो ये चेंज द लैंड अलोंग द कोस्ट। ये जो वेव होती है, करंट होती है ना, ये शेप भी चेंज करती है कोस्टल लाइंस की। मान लो अगर ज्यादा हो गई, वाटर करंट ज्यादा हो गया तो क्या करेगा? तुम्हारे कोस्टल एरियाज को चेंज कर देगा। बार बार तुम्हारा कोस्टल इरोजन होता रहेगा, तो ये चेंजेस में भी यूज होता है इसका। लैंड फॉर्म्स क्रिएटेड, जैसे अगर बार बार वाटर करंट होगा तो बीच, केव, क्लिप्स एंड आर्क। जैसे मान लो बड़ा सा पहाड़ है, ऐसे से थोड़ा सा डिजाइन है इसकी, तो ये थोड़ा सा डाउन टाइप का ना, जो क्लिप बोलते हैं। आर्क मान लो ऐसे कुछ घेरा टाइप का बन गया तो इसे आर्क बोल देंगे। और मान लो ये थोड़ा नदी है, बड़ी सी नदी है, तो इसका जो बैंक साइड ये वाला पार्ट होता है इसको बैंक ऑफ रिवर बोलते हैं, या बीच ही बोलते, छोटा मोटा इलाका है
थोड़ा सा अगर घूमने टाइप का है तो बीच ही बोल देते हैं सब लोग, ठीक है। और ऐसे गुफा टाइप का है, मतलब बड़ा सा पहाड़ है, गोवा का गुफा टाइप का, तो के बोल देते हैं, ठीक है। तो छोटा छोटा पार्ट है। तो वेव एंड करेंट कहाँ देखने को मिलेगा, तुम्हारा ये कांस्टेंट मोशन करता है हमेशा, तुमको वाटर के सरफेस के ऊपर देखने को मिलेगा। शेप और कोस्टल लाइन की जो शेप है तुम्हारा कोस्टल लाइंस का, उसको कोस्टली इरोजन भी कर सकता है तुम्हारा वाटर करेंट या वेव, तुम्हारा वाटर वेव, ठीक। लैंड फॉर्म क्रिएट कैसे करेगा, तो अलग अलग लैंड फॉर्म क्रिएट कर सकता है। बार बार अगर होगा, बार बार इरोजन होगा, वाटर इरोजन होगा, तो तुम्हारा बीच हो गया तुम्हारा, और केव क्लिफ्स और तुम्हारी आर्च देखो, मतलब तुम देखने को जनरल तुमको मिल जाएगा, ठीक है। तो जनरल जनरल अभी ये इंट्रो था, ठीक है, ये इंट्रो था, मैं रिवाइज कर रहा हूँ, अभी इंट्रो है, इससे इस वाले पार्ट्स नहीं आया, तुमसे ये नहीं पूछेंगे कि बताओ अच्छा वेव और करंट में क्या डिफरेंस, ऐसा नहीं। तुमसे पूछेंगे व्हाट इज बीच, बीचेस क्या होती है, जहाँ हम लोग चश्मा लगा के घूमते फिरते रहते हैं, ऐसे मतलब ऐसे घूमते रहते हैं, चश्मा लगा लेंगे जाते रहेंगे, ऐसे हम चश्मा लगा के सो जाते हैं वहीं धूप में, ठीक है, तो बीचेस होते हैं। कंपोजिशन से क्या होता है, मेड ऑफ सैंड, पीबल्स और रॉक। तो ऐसा बैंक ऑफ रिवर का प्लेस जहाँ पे तुमको ऐसे सैंड भी मिल जाए, छोटे छोटे पीबल्स मिल जाए, बड़े बड़े रॉक्स मिल जाए, तो जनरली वो बीच का फॉर्मेशन कर देता है। इसमें बीच बनने के लिए कंपोजिशन का जो वेरिएशन होता है, वो अगर हम देखें तो जो क्या बता रहा है, वहां पे क्या होगा देखने को मिलेगा तुमको, यहाँ वहां पे देखने को मिलेगा, तुमको यहाँ देखने को मिलेगा सैंड, pebbles and rock, ये जनरल चीजें। फॉर्मेशन वेव डिपॉजिट सेटमेंट अलोंग द शोर, जो बैंक ऑफ द रिवर, जैसे उसको शोर बोलते हैं, शोर का मतलब समझ रहे हो, ये बैंक ऑफ द रिवर, मतलब यहाँ पानी है वैसे नदी बह रही है, तो ये बैंक ऑफ रिवर कोई शोर बोल रहे हैं। तो यहाँ पे कैसे फॉर्मेशन होता है, जो तुम्हारा कोस्टल लाइन का इरोजन होता है, तो यहाँ पे अलग अलग सेडिमेंट का पार्टिकल का डिपोजिशन होता है, जिसकी वजह से तुम्हारे बीच का फॉर्मेशन हो जाता है। डायनेमिक क्या इसमें चीजें हैं, कॉन्स्टेंटली चेंजेस ड्यू टू टाइडल एंड बीट्स, लहर के आने जाने की वजह से हमेशा तुम्हारा कोस्टल इरोजन होता रहता है। बीच क्या है, कंपोजिशन जैसा सैंड हो सकता है, सॉइल हो सकता है, पीबल्स हो सकते हैं, रॉक्स हो सकते हैं। दूसरा चीजें, फॉर्मेशन कैसे हुआ, बार बार कांस्टेंट कोस्टल इरोजन होने की वजह से। डायनेमिक क्या है, हमेशा चेंजेस होता रहेगा। डायनेमिक इसीलिए, डायनेमिक क्यों, क्योंकि हमेशा चेंज हो रहा है, टाइड और वेव की वजह से। खत्म, बीच खत्म। अब आते हैं व्हाई बीच मैटर्स, बीच का होना जरूरी क्यों है, क्योंकि हाँ ये इंपॉर्टेंट, मतलब कि व्हाट इज द वेरियस यूज ऑफ बीचेस, क्यों जरूरी है, क्यों बीचेस का होना क्यों जरूरी है, क्योंकि ये पहले तुमको टूरिज्म प्रोवाइड करेगा। टूरिज्म मतलब समझ रहे हो, लोग घूमने आएंगे बाहर विदेश से, जिससे तुम्हारी इकोनॉमी बढ़ती है। रिसोर्सेज, फिशिंग करेंगे सैंड पे, सेल्स के, अलग अलग छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, लोग उसको निकालना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, तो उसमें यूज होगा। प्रोटेक्शन, एक्ट एज ए बैरियर अगेंस्ट वेव एंड कोस्टल इरोजन, अगर उसको तुम बीच बनाते हो तो लोग घूमने टहलने आएंगे, तो थोड़ा सा क्या होगा कि इनका पोजिशन भी चेंज हो सकता है, लोग वहां पे मतलब बार बार जो कोस्टल इरोजन तुम्हारा होता है उससे तुम प्रोटेक्शन भी तुमको मिल सकता है, ठीक। तो बीचेस का मैटर करना क्या क्या समझ रहे हो, ये टूरिज्म में हेल्प करेगा। दूसरा, रिसोर्सेज का मतलब समझ रहे हो, फिशिंग कर सकते हो तुम, वहां पे जाकर तुम ऐसे क्या बोलते हैं उसको, ऑफिशियल फोटोग्राफी कर सकते हो, तुम्हें वहां पे सेल्स को निकाल सकते हो वाटर के अंदर से, तुम क्लियर दिखेगा। छोटा सा इलाका होता है जहाँ पे अलग अलग सैंड का वेरिएशन होता है, सैंड होता है, पीबल्स होते हैं, रॉक्स होते हैं, ठीक। तो इसीलिए हमको ये बीचेस इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला सबसे बेस्ट एग्जांपल, इसका बेस्ट जो इंपॉर्टेंट रोल है वो तुम्हारा टूरिज्म ही है, कि बीच इंपॉर्टेंट क्यों, टूरिज्म के। कोस्टल इरोजन क्या होता है, कल के लेक्चर में बताया था मैंने, कोस्टल इरोजन क्या होता है, बार बार वाटर की जो कोस्टल इरोजन में सबसे मेन इंपॉर्टेंट किसका होता है रोल, एजेंट का, वाटर का, रिवर वाटर का, जो बार बार उसके ऊपर कभी फ्लड आ रहा है तो वाटर बढ़ जा रहा है, घट जा रहा है, बढ़ जा रहा है, घट जा रहा है, बढ़ जा रहा है, घट जा रहा है, फ्लड आ रहा है और सुनामी आ रही है, टाइड्स आ जा रहे हैं, लहरें आ रही हैं, वेव्स जनरेट हो रहे हैं, उसकी वजह से बार बार पानी कट रहे हैं, पानी कट रहा है, नहीं ले आ रही, पानी कट, लेयर कट जा रहा है, फिर नहीं ले आ रहे, तो बार बार कोस्टल एरिया जो तुम्हारा बैंक ऑफ द रिवर वो बार बार चेंज होता जा रहा है, ठीक। तो कोस्टल इरोजन इसे को बोलते हैं। देखो क्या है, वेव, टाइड्स एंड करंट, इसी को बोलते हैं, इसी की वजह से तुम्हारा कोस्टल इरोजन होता है। इंपैक्ट क्या होता है, यूनिक रॉकी लैंडफॉर्म बन जाता है इसकी वजह से, मानो बार बार चेंज चेंज होते 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 क्या होता है, मोटी सी लेयर बन जाती है, वहां पे एक यूनिक लेयर फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक। तो कोस्टल इरोजन किससे होता है, या तुम्हारी हैवी सुना वो टाइड से हो सकता है, वाटर करंट से हो सकता है तुम्हारा, और जो तुम्हारा बार बार जो मूवमेंट हो रहा है रैपिडली, जो वाटर तुम्हारा चेंज हुआ है, रिवर वाटर, उसकी वजह से तुम्हारा कोस्टल इरोजन हुआ, ठीक। तो ये सबसे मतलब ये कुछ इंपॉर्टेंट इसके एजेंट्स हैं जो याद रखना जरूरी है कोस्टल इरोजन के लिए, ठीक।
अब आते हैं इरोजनल लैंडफॉर्म्स। इरोजनल लैंडफॉर्म मतलब इरोजन हो जाने की वजह से क्या क्या तुमको देखने को मिलेगा। आर्क से आर्क देखने को मिल सकता है। ये अगर तुम ये वाला पार्ट है इसको ना भी ध्यान दो तो चलेगा, बस इसका ध्यान रखो। क्लिफ बनता है, वेब कट प्लेटफॉर्म बन जाएगा, केव्स बन जाएगा, आर्क और स्टैक्स बन जाते हैं। जैसे मान लो अगर ये बैंक ऑफ द रिवर है, बार बार इसमें पानी ऊपर इसके ऊपर चढ़ रहा है तो ऐसे 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 दरार टाइप का ऐसे नहीं देते उधर, ऐसे फट जाती है वहां पर दीवार, ऐसे ऐसे मिट्टियां फट जाती है। इसको तुम बोल सकते हो कि वेब कट प्लेटफॉर्म हो गया ये, मतलब वेब इसको बार बार कट कर दे रही है, तो ऐसा से बन जाएगा। मान लो पहाड़ है ऐसे टेढ़ा मेढ़ा हो गया तो ये तुम्हारी क्लिफ बन जाएगी, क्लिफ बन जाएगी। और मान लो कोई पहाड़ ऐसे था ऐसे बड़ा सा, इसमें वाटर इतना है यहाँ पे आ गया कि ऐसे आर्क बन गया तो इसे आर्क बोल देंगे। तो मेजर मेजर तुम्हारा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है इसमें ना, क्या इंपॉर्टेंट है कि इरोजनल लैंडफॉर्म, मतलब इरोजन तुम्हारा हो चुका उससे क्या क्या बनेगा, बस इतना तुमको ये वाला पार्ट ध्यान रखना। ये मेन मेन जो ब्लैक लिखा हुआ है यही लिख देना, काम कांड से कह रहा हूँ। क्लिफ, वेब कट प्लेटफॉर्म, केव्स, आर्क्स एंड स्टॉक्स, खत्म। अब आते हैं हम ह्यूमन सिग्निफिकेंस के ऊपर। ह्यूमन का सिग्निफिकेंस क्या है इरोजन के ऊपर, या मतलब इरोजन का क्या इफेक्ट पड़ता है। टूरिज्म और सेफ्टी। अब मान लो जहां बार बार चीजें इरोड हो रही हैं, कोस्टल एरिया चेंज हो रहा है, तो वहां पे ह्यूमन का सिग्निफिकेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए कि यूनिक लैंडस्केप अट्रैक्ट विजिटर। अब वहां पे तुम्हारा क्या बन जा रहा है, बीच बन जा रहा है, अलग अलग सॉयल रॉक्स इन सब का डिपोजिशन होने की वजह से थोड़ा सा वहां पर जो एरिया हल्का सा चेंजमेंट हो रहा है उसमें, तो ये तुम्हारे टूरिज्म को इम्पैक्ट करेगा। और ये एक तरह से तुम्हारा एरिया नीड प्रोटेक्शन टू सेव ह्यूमन सेटलमेंट। हम क्या कर सकते हैं, हमारा सिग्निफिकेंस क्या है, जो बीच वाला एरिया उसको हम ऐसा बनाए कि टूरिज्म में हेल्प हो जाए, और ऐसा बनाए कि लोगों को सेफ्टी मिले। जैसे मान लो कोई घूमने ही नहीं आएगा, पता चला कोई ऐसे चश्मा लगा सोया, पानी उसके ऊपर आया, उसको बहा के लेके चला गया सुनामी, नदी में से घूम रहा है, अब जरा डूब के मर गया, तो कोई टूरिज्म आएगा ही नहीं भाई साहब अगले दिन से। तो ह्यूमन सिग्निफिकेंस यही कि हम अच्छा उसको प्रोटेक्शन दें और टूरिज्म के लिए उसको बढ़िया से बनाए, उसको बीच को अच्छे से प्रिपेयर करें। ग्लेशियर इरोजन, ये भी तुम्हारे नेक्स्ट का लेक्चर का जो पार्ट 2 उसी का पार्ट है। ग्लेशियर इरोजन का मतलब होता है बड़े बड़े ग्लेशियर का ब्रेक डाउन हो जाना, वहां से उसका ब्रेक डाउन होकर मेल्ट होके वो दूसरे इलाके में पहुंच जाएगी, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में पहुंच जाएगी, इसे बोलते हैं ग्लेशियर इरोजन। इसके तुम्हारे जो एजेंट्स हो सकते हैं वो तुम्हारा हाई टेम्परेचर हो सकता है, हाई फ्लो ऑफ रेनफॉल हो सकता है, हाई फ्लो ऑफ या रिवर हो सकता है, जिसकी वजह से ग्लेशियर तुम्हारे फट जाते हैं। दो क्या है, स्लो मूविंग आइस शीट हो सकती है, कार्व और शेप द लैंड्स, ये उसका डेफिनेशन है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ग्लेशियल इरोजन का मतलब बड़े बड़े ग्लेशियर का इरोज हो जाना, एक प्लेस से दूसरी जगह मूव कर देना, मेल्ट होके हाई टेम्परेचर की वजह से, हाई रेनफॉल की वजह से, हाई मोशन ऑफ द रिवर की वजह से। प्रोसेस मूविंग ग्लेशियर वाइडन डीपन एंड स्क्रैच द बेडरॉक्स, जो बेडरॉक्स होती हैं, बड़ी बड़ी रॉक्स होती हैं, उसको ब्रेक डाउन करते करते इसे निकल जाती है, तो इसको हम बोलते हैं ग्लेशियर इरोजन बोल देते हैं। तो छोटा सा पार्ट है ग्लेशियर इरोजन का मतलब बड़ा बड़ा जो ग्लेशियर हाई टेम्परेचर रेनफॉल और हैवी वाटर मूवमेंट की वजह से मूव हो जाता है, इसे बोलते हैं ग्लेशियर इरोजन। की लैंडफॉर्म, क्या कुछ की लैंडफॉर्म्स हैं जो कि तुम्हारे यहाँ पे देखो लिखा है, एग्जाम एसेंशियल है, वो क्या है, ग्लेशियर इवोल्यूशन, सॉरी इवोल्यूशन बोल रहा हूँ, ग्लेशियर जो तुम्हारा इरोजन होता है ना, उसकी वजह से क्या क्या चीजें फॉर्मेशन होती है वो ध्यान रखना है, ये वाला पार्ट, इसको बिना भी ध्यान रखोगे, इसको बस रीड करके चल जाना, क्रॉस नहीं लगा रहा हूँ, इसको बस तुम रीड करके चला जाना, काम हो जाएगा। यू शेप वैली बन जाती है डीप वाइड, जैसे मान लो अगर तुम्हारा ऐसे ग्लेशियर है, ठीक है, तो यहाँ से अगर ग्लेशियर फट जाता है तो यहाँ पे जो शेप अभी आगे दिखाऊंगा कि यू शेप का बन जाता है, कैसा बनेगा, यू शेप का। सर्कुलस बाउल शेप हॉलो फॉर्म एट द स्टार्ट ऑफ द ग्लेशियर, तो सर्कुलर शेप बनने लगता है वहां पे ग्लेशियर के स्टार्टिंग जहां पे इरोड होता है, ठीक है, तो इसे बोलते हैं सर्कुलस। अरेट्स, अरेट्स क्या है, शार्प नाइफ माउंटेन रिजेस बिटवीन टू वैल्यू, मान लो ये दो वैल्यू है, तो ये जो इसकी जो राइट आपको दिख रहा है एकदम शार्प नाइफ माउंटेन जो तुमको दिख रहा है, इसी को बोलते हैं, क्या बोल रहा है इसको, इसको बोल रहा है अरेट्स, ठीक। हैंगिंग वैली, हाई ट्रिब्यूटरी वैली वेयर स्मॉल ग्लेशियर मीट लार्जर वंस, मतलब बहुत बड़ी बड़ी वैलियां हैं, बहुत बड़ी, इसमें क्या है, बहुत छोटे छोटे ग्लेशियर्स हैं, छोटे छोटे ग्लेशियर हैं, इसे कौन सी वैली बोलेंगे, इसे बोलेंगे हैंगिंग वैली। अभी आगे डायग्राम दिखा देंगे, आपको समझ आ जाएगा। जोर्ड्स क्या है, डीप नैरो सी इनलेट्स क्रिएटेड व्हेन ओशियन फ्लड
ग्लेशियल वैली। क्या हो जा रहा है यहाँ पे, सुनो यहाँ पे क्या हो जा रहा है तुम्हारा, यहाँ पे ऐसा हो जा रहा है कि डीप नैरो सी इनलेट्स क्रिएटेड व्हेन ओशियन फ्लड ग्लेशियर वैली। मतलब मान लो कोई ग्लेशियर वैली, यहाँ पे बहुत सारा ग्लेशियर जमा हुआ है, यहाँ पे हल्का सा होल हो गया अंदर से, जहां से तुम्हारा ओशियन का पानी इधर से निकल जा रहा है, इसी को बोलते हैं फिजोर्ड्स का फॉर्मेशन कर लेना। बस हो गया। नाम डायरेक्ट याद रखना कि क्या क्या चीजें हो जाती है लैंडफॉर्म, किसकी वजह से, तुम्हारा ग्लेशियल इरोजन की वजह से यू शेप वैली बनेगी, सर्कुलेशंस बनेंगे, एरेट्स बनेंगे, हैंगिंग वैली और फिजोर्ड्स बनेंगे। बस नहीं नहीं। नेक्स्ट पार्ट जो इसका आता है वो आता है ह्यूमन इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। क्या है ये ह्यूमन इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस? हाँ वही तो, कुछ नहीं, ह्यूमन इकोनॉमिक, चाहे वो इरोजन हो, चाहे बीच बने, चाहे कुछ भी बने, चाहे ग्लेशियर का टूटे, चाहे कुछ भी बने, उस पर हमारा इंपॉर्टेंस क्या है, केवल टूरिज्म को इफेक्ट करना, टूरिज्म की, उसको ऐसा बनाना है टूरिज्म हो, उनकी सेफ्टी हो। बस दो याद रखना था, दिमाग में धस जाना चाहिए। कोई भी तुम्हारा बीच बने, तुम्हारा बीच का इंपॉर्टेंस मुझे कुछ भी का इंपॉर्टेंस पूछे तो हमारा जो अगर ह्यूमन का सिग्निफिकेंस पूछेगा तो क्या बताना है, टूरिज्म और सेफ्टी, बस दो। और अगर थोड़ा बहुत और वैसे बता सकते हो कि बोल सकते हो कि थोड़ा सा टूरिज्म ही बना दे, सेफ्टी बना दे, और थोड़ा सा पास में एग्रीकल्चर वाला फील्ड बना दे, एग्रीकल्चर के लिए यूज कर दे, ताकि लोग वहाँ पे एग्रीकल्चर वगैरह थोड़ा सा और वहाँ पे इन्वायरमेंट और अच्छा दिखे। तो अलग अलग ऐसे वेरिएशन ऑफ पॉइंट लिख सकते हो उसमें। जैसे देखो यहाँ पे टूरिज्म के लिए एडवेंचर कर दें, मैरीटाइम यूजेस मतलब फिजॉर्ट्स प्रोवाइड डीप नेचुरल हार्बर्स फॉर सीप एंड फिशिंग। जब ग्लेशियर होता है बीच बीच में बड़ा बड़े बोट्स आते हैं, फिजॉर्ट हो जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, आराम से ग्लेशियर के अंदर से सीप और जो तुम्हारी फिशिंग जहाज होती है, जो सीप्स होती है बड़ी बड़ी, उसमें आराम से सबमरीन क्रॉस कर जाते हैं, पता नहीं चलता किसी को। पता चला भाई साहब अरे बड़ा सा ग्लेशियर ही दिख रहा है, पता नहीं चला कि बड़ा सा होल है, वहां से तुम क्रॉस करके आगे चल जा सकते हो। इसका भी इंपॉर्टेंस हो जाता है। एग्रीकल्चर फर्टाइल जो होगा वो वैली सपोर्ट फार्मिंग, उसमें आराम से फार्मिंग करो। इससे जल्दी जो घाटी वाला इलाका है वहां पे तुम फार्मिंग कैसे करोगे, मान लो हमेशा चेंजमेंट हो रहा है, पता तुम्हारा जो क्रॉप लगाए हुआ कि नहीं हुआ। इसलिए अगर ऐसा कुछ सिस्टम बन रहा है तो हम वहां पे क्या करेंगे, फार्मिंग वाला सिस्टम बैठाएंगे। ठीक, तो हम क्या करेंगे, टूरिज्म भी कर सकते हैं, एग्रीकल्चर भी कर सकते हैं, और फिशर्स का फार्मेशन कर सकते हैं, ताकि हमारे सीप और सबमरीन जो है उनका पासेस भी आराम से हो सके। ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ ग्लेशियर, ग्लेशियर का क्या इंपॉर्टेंट, बड़े बड़े जो व्हाइट व्हाइट कलर का तुमको ग्लेशियर देखने को मिलते हैं, उनका क्या इंपॉर्टेंस है वो देखो। पहला, अगर वो थोड़ा सा उसमें कुछ ऑर्गेनिक चीजों का डिपोजिशन है तो एग्रीकल्चर में यूज होगा, या तो फ्रेश वाटर का सोर्स होता है ग्लेशियर। फीड रिवर बेड सस्टेन डाउनस्ट्रीम ह्यूमन पॉपुलेशन, ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए जो मानव उसको यूज करता है फिल्टर करके या जनरली यूज कर सकता है, तो फ्रेश वाटर का सोर्स है एग्रीकल्चर सपोर्ट। बस दो इंपॉर्टेंट याद रखो कि अगर मास्टर पूछ लिया तुमसे कि बताओ इंपॉर्टेंस ऑफ ग्लेशियर क्या है, तो बस दो चीजें बताओ, फ्रेश वाटर रिसोर्सेस है और एग्रीकल्चर सपोर्ट, काम खत्म। क्या है भैया, फ्रेश वाटर रिसोर्स एग्रीकल्चर सपोर्ट, फ्रेश वाटर रिसोर्स और एग्रीकल्चर सपोर्ट। कौन कौन सा, फ्रेश वाटर रिसोर्स एग्रीकल्चर सपोर्ट, फ्रेश वाटर रिसोर्स एग्रीकल्चर सपोर्ट। मोरेन्स क्या होते हैं, डिफिनेशन, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स मेड ऑफ रॉक सॉइल एंड डिब्रीज। जो तुम्हारे डिपोजिशनली जो पहले से बने हुए लैंडफॉर्म्स हैं, चाहे वो तुम्हारा प्लेन हो, चाहे तुम्हारा प्लेट्यू हो, चाहे तुम्हारा हिमालय हो, अगर वो बने हुए हैं रॉक सॉइल और डिब्रीज की वजह से, तो उस हम पार्ट को बोलते हैं मोरेन्स, उसी को हम बोल देते हैं मोरेन्स। मोरेन्स और कोई और चीज नहीं है। अगर तुम्हारे जो डिफरेंट लैंडफॉर्म्स हैं वहां तुमको अगर ऐसा कुछ देखने को मिल जाए, जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट में इसको डिस्कस किया था, जो रिजेस बनते हैं जहाँ पे नए क्रस्ट का फॉर्मेशन होता है, बगल में तुम पहाड़ देखोगे, पहाड़ के अंदर से रोड जाता है, तो अलग अलग स्टोन्स हो जाएंगे तुम्हारे, और ये तुम्हारा देखने को मिल रहा है, ये क्या है तुम्हारा, ये एक प्रकार का लैंडफॉर्म ही है। हाई टेम्परेचर या कुछ आने की वजह से क्या हुआ, या ट्रांसफॉर्म आपकी बाउंड्री बनी इसकी वजह से क्या हुआ, या तुम्हारा डाइवर्जेंट बाउंड्री बनी जिसकी वजह से बीच में क्रस्ट फॉर्मेशन हो गया, और वहां पे बीच में पहाड़ के बीच में रोड, पहाड़ के बीच से रोड आ गया। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, और वहां पे जो डिपोजिशन है वहां पे देखो तुम रॉक से बना है, सॉइल से बना है, और तुम्हारा डेब्रिस से मेड है वो, तो तुम उसको एक बार से तुम उसको मोरेन्स बोल सकते हो। चलिए, फॉर्मेशन क्या है, क्रिएटेड व्हेन अ मेल्टिंग ग्लेशियर ड्रॉप्स द मटेरियल इट कैरीड। ये कब फॉर्मेशन होता है, जैसे मान लो जो मेल्टिंग ग्लेशियर है अपने मटेरियल को ड्रॉप कर दे, जो उसको ले जा रहा था, एक जगह ऐसे रोक दे और ऐसे रोक के छोड़ दे, हमेशा वहीं पे ऐसे ऐसे मोल्टन की तरह, एकदम मोल्टन मैग्मा की तरह आराम से सेट हो जाए, फिर उसके बाद धीमे धीमे उसमें चेंज हो,
कुछ उसके उसके प्लेट्स का चेंज हो, डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट ट्रांसफॉर्म, तो उसमें अलग अलग बीच में ऐसा हो जाए कि मान लो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा तो बीच में एक नई फॉर्मेशन नहीं होगा, अगर कन्वर्जन हो जाएगा तो हो सकता है माउंटेन बना दे, अगर कन्वर्जन नहीं होगा डाइवर्जेंट होगा तो बीच में रोड बना सकता है, बीच में एक नए लेयर क्रस्ट का फॉर्मेशन कर सकता है, जैसे तुम फिर मोरेन्स बोल दो। ठीक, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो तुम्हारा एग्जाम फेवर देखो यही है, टाइप्स ऑफ मोरेन्स। हमारे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, जो हमारा टाइप्स ऑफ मोरेन्स है उसके बारे में देखते हैं, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें आता है तुम्हारा पहला लेटरल, टर्मिनल और मेडिवल मोरेन्स। पहले समझ लो क्या होता है लेटरल मोरेन्स का मतलब ये होता है अगर ग्लेशियर का पार्ट में जो सैंड, सॉइल और दूसरा डिपोजिशन अगर साइड बाय साइड तो लेटरल, अगर इंड इंड पे है तो टर्मिनल, और अगर बीच में एकदम है मेडिवल, जहाँ पे दो ग्लेशियर मिलते हैं अगर वहां पे बीच पे, उसे बोलेंगे क्या बोलेंगे, मिडिल, मिडिल या मीडियल मोरेन्स बोलेंगे। मिडिल्स क्या जल्दी डिपोजिशन होता है, अगर तुम्हारा बहुत बड़ा वो है लैंडफॉर्म्स है जहाँ पे सैंड, सॉइल इन सबका डिपोजिशन है, तो ऊपर लिखा है क्या लिखा है यहाँ पे मोरेन्स में, डिपोजिशन लैंडफॉर्म्स मेड ऑफ रॉक, सॉइल एंड डेब्रिस, अगर इन सबका डिपोजिशन वहां पे है तो उसे को मोरेन्स बोल देते हैं। ठीक, टाइप्स ऑफ मोरेन में मान लो ये तुम्हारा ग्लेशियर है, अगर साइड बाय साइड इन सभी का डिपोजिशन है जो ऊपर बताया गया रॉक, सॉइल और डेब्रिस का, इसे बोलेंगे लेटरल। ठीक, अगर इंड 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 पे है, यहाँ 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 पे है, इंड इंड पे है तो बोलेंगे टर्मिनल। ठीक, और अगर दो ग्लेशियर ऐसे बड़े बड़े हैं और बीच में आके दोनों मिल गए और एक बड़ा सा ग्लेशियर बन गया, तो इस वाले बीच में अगर इस सब चीजों सैंड, सॉइल, तुम्हारे डेब्रिस का फॉर्मेशन बीच में होगा, जिससे बोलेंगे, इसके बोलेंगे मिडिवल मोरेन। सिंपल सॉर्टेड है। लेटर किस लेटर बोलेंगे अगर साइड बाय साइड होगा, मिड टर्मिनल पे होगा, जब इंड इंड पे होगा तो टर्मिनल बोल देंगे, और मिडिवल कब बोलेंगे जब एकदम बीच में होगा। ये टाइप्स ऑफ तुम्हारी मोरेन्स। ठीक, टाइप्स ऑफ मोरेन हो गया। अब हम चलते हैं ह्यूमन सिग्निफिकेंस। ह्यूमन सिग्निफिकेंस क्या कर सकता है, मोरेन का हम जनरली फर्टिलिटी या एग्रीकल्चर के लिए यूज कर सकते हैं, फ्रेश वाटर रिसोर्सेज के लिए यूज करते हैं। ये दो इंपॉर्टेंस है। अगर पूछेगा व्हाट आर द जनरल इंपॉर्टेंस ऑफ मोरेन्स फॉर ह्यूमन सिग्निफिकेंस, तो बता देना पहला फार्मिंग के लिए यूज होगा, और दूसरा बता देना वाटर और पावर, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, इरिगेशन के लिए, और ड्रिंकिंग वाटर के लिए फ्रेश वाटर रिसोर्स हो सकता है, और फार्मिंग तो अपना एग्रीकल्चर चल ही रहा है। ये दो इंपॉर्टेंस आपको बताना। ठीक, अब आते हैं दूसरे पार्ट पे हमारे वाइंड इरोजन पे। वाइंड इरोजन तुम्हारा जो कि एक एजेंट माना जाता है तुम्हारे इरोजन का, मतलब हवा से होने वाला इरोजन, तो वो कहाँ देखने को मिलेगा, एरिड रीजन, डिजर्ट रीजन, जहाँ पे बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर, लो वाटर रिसोर्स है, ह्यूमिडिटी कम है, वहां देखने को मिलेगा। जैसे तुम्हारा थार डेजर्ट होगा, सहारा डेजर्ट होगा, यहाँ पे तुमको वाइंड इरोजन देखने को मिलेगा। ठीक, कहाँ देखने को मिलेगा, एग्जाम्पल देख लो, कहाँ देखने को मिलेगा, जहाँ पे स्ट्रॉन्ग वाइंड्स चल रही हो, लूज पार्टिकल्स हो, यानी तुम्हारा एरिड रीजन, डेजर्ट लैंडस्केप, अलग अलग ऐसा लैंडस्केप जो कि रेगिस्तान वाला हो, एरिड हो मतलब हॉट टेम्परेचर, लो ह्यूमिड, और वाटर की स्कैर्सिटी हो, उस एरिया को बोलते हैं एरिड। वहां पे जनरली जब वाइंड इरोजन होता है तो वाइंड की वजह से इरोजन होता है उस प्लेस में, तो वाइंड इरोजन बोलते हैं। जनरली कहाँ होता है, सैंडी एरिया। ठीक, अब इसके तीन आपको शेप साइज कुछ देखने को मिलेंगे या लैंडफॉर्म देखने को मिलेगा, किसकी वजह से, वाइंड इरोजन की वजह से। पहला होता है यर्दंग। यर्दंग क्या है तुम्हारा, जब तुम्हारे वाटर का पार्टिकल्स का मूवमेंट, वाटर पार्टिकल नहीं, सैंड पार्टिकल्स या एरिड रीजन जो भी पार्टिकल्स आपको देखने को मिलेगा, उसका मूवमेंट वाइंड के डायरेक्शन के पैरेलल हो जाए, उसे यर्दंग बोलेंगे। और तुम्हारा जो दूसरा होगा वेंटिफेक्ट। वेंटिफेक्ट कब होगा, जब तुम्हारा ऐसा लगे कि कहीं से मतलब एयर ऐसे गई है, ऐसा लग रहा है कि कहीं बीच में कहीं ब्लास्ट हो गया है, जिसकी वजह से क्या हुआ, पूरा सर्कुलर शेप बना लिया, उसे बोलेंगे वेंटिफेक्ट। और तीसरा क्या होगा, तीसरा तुम्हारा हो जाएगा डिफ्लेशन हॉलो, मतलब हवा का मूवमेंट कुछ ऐसा जैसे पूरे ऐसे तुम्हारे सैंड में घुस गई हो और बीच में हॉलो स्पेस क्रिएट करती हो, उसे बोलेंगे डिफ्लेशन हॉलो। बस ये तीन इसके लैंडफॉर्म देखने को मिलेंगे। वाइंड की वजह से इरोजन कहाँ होता है, एरिड रीजन में होता है, जहाँ हॉट टेम्परेचर है, लेस ह्यूमिड। तीन इसके फॉर्म बताओ, यर्दंग। यर्दंग में क्या होगा, चीजों का जो पार्टिकल्स का मूवमेंट होगा एरिड रीजन में, वो उसका मूवमेंट और वाइंड का मूवमेंट दोनों आपस में पैरेलल हो जाएगा। मतलब यर्दंग के केस में अगर ऐसे ऐसे चीजें जा रही हैं पार्टिकल्स, तो वाइंड भी तुम्हारा इधर ही जाएगा, पैरेलली इसके वाइंड जाएगा एकदम। ठीक, इसे बोलेंगे यर्दंग बोल दे देंगे। ठीक, अगर वेंटिफेक्ट की बात करूँ तो मतलब ऐसा कुछ हुआ कि हवा ऐसे गई, बीच में ऐसा कुछ ब्लास्ट हो गया कि कुछ ऐसा सर्कुलर शेप ले रहा है, उसे बोल देंगे वेंटिफेक्ट। और तीसरा ऐसा वाटर का एयर सैंडी एरिया में एयर का मूवमेंट हो जा रहा है, जिसकी वजह से हवा ऐसे गई कि यहाँ पे बड़ा सा हॉलो क्रिएट हो गया,
होल क्रिएट हो गया, और इसे बोल देंगे डिफ्लेशन हालो, जो कि आपका थर्ड पार्ट। क्या है ऐसा आपका थर्ड पार्ट। ये तुम्हारे एसेंशियल लैंडफॉर्म है यर्दन, वेंटिफैक्ट और डिप्रेशन डिफ्लेशन हालो। डिफ्लेशन हालो की वजह से क्या होगा, एयर का मूवमेंट अंदर की तरफ होगा, हालो क्रिएशन होगा। वेंटिफैक्ट में क्या होगा, ऐसे ब्लास्ट क्रिएशन होगा, जैसे लगेगा सर्कुलर शेप में गया। और तुम्हारा फर्स्ट क्या था, यर्दन। यर्दन में क्या होगा, वाटर और सैंड पार्टिकल्स का मूवमेंट पैरेलली वाइंड के डायरेक्शन में हो जाएगा। ऐसा तुमको देखने को मिलेगा कि सैंड हवा की तरफ ही भाग रही है, एकदम शेप बनेगा उसके ऊपर। ठीक, मोर इरोजनल लैंडफॉर्म्स अगर देखें तो डिफ्लेशन हालो, जिसे हम ब्लो आउट्स बोलते हैं, सॉलो डिप्रेशन मेड व्हेन वाइंड क्लियर एनी लूज सैंड। जब कोई लूज सैंड, लूजली सैंड को हवा ऐसे अंदर घुस के उसको उठा के बाहर ले जाए तो वहाँ पे बड़ा सा डिप्रेशन बन जाता है। उसी को अलग से बना बताया कि मोर एसेंशियल, मतलब जो थोड़ा और इम्पोर्टेंट है इरोजनल लैंडफॉर्म तुम्हारा है, उसमें दो बताए गए हैं। पहला है तुम्हारा डिफ्लेशन वाला इंपॉर्टेंट है, और दूसरा डेजर्ट। वैसे ध्यान रखना तीन इसके लैंडफॉर्म होते हैं, कौन कौन से, यर्दन, वेंटिफैक्ट और डिफ्लेशन हालो। लेकिन इंपॉर्टेंट थोड़ा सा बता रहा है कि मोर करके बता रहा है कि और थोड़ा सा जान लो इसके बारे में, क्या इसको और क्या बोलते हैं। डिफ्लेशन हालो को एक और नाम देते हैं, देखना यहाँ पर दिया है ब्लो आउट्स, तो ये भी ध्यान रखना, इसीलिए यहाँ पे मोर लगाया हुआ है। डेजर्ट पेवमेंट्स, फ्लैट रॉकी सर्फेस लेफ्ट बिहाइंड आफ्टर फाइन सैंडी इज कंप्लीटली ब्लोवन अवे। अगर मान लो कैसा ऐसा हो जाए कि फ्लैट रॉकी सरफेस लेफ्ट बिहाइंड आफ्टर फाइन सैंड इज कंप्लीटली ब्लोवन अवे, मतलब ऐसा होता है कि एक चौड़ा सा ऐसे फ्लैट बन जाए, नीचे जमीन पे ऐसा फ्लैट बन जाए, इसके ऊपर जितनी सैंड थी सब हवा से उड़ गई, सब उड़ गई, ऐसे ऐसे उड़ गई आराम से। ऐसा हवा आया कि सब उड़ गई और एक ऐसा शेप बन गया जिससे लग रहा है कि एक बड़ी सी प्लेट टाइप का बन गया, बड़ा सा प्लेट। उसी को बोल देंगे पेवमेंट। क्या बोल देंगे, डेजर्ट पेवमेंट्स। ऐसे स्ट्रक्चर कब देखने को मिलते हैं, जब वाटर या सैंड पार्टिकल से ऐसे मूवमेंट हो जाए कि ऊपर का पार्टिकल हट गया लेकिन नीचे की लेयर बच गई और एक पेवमेंट बन गया, एक ऐसा बड़ी सी टाइल्स का शेप ले लिया या इस प्लेट का शेप लिया, उसे बोलेंगे पेवमेंट डेजर्ट। या उसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डेजर्ट पेवमेंट्स। ये भी उसका एक लैंडफॉर्म है। तो चार लैंडफॉर्म्स, यर्दन और वेंटिफैक्ट्स और डिफ्लेशन हालो, और तुम्हारा फोर्थ बोल सकते हो तुम्हारा ये जो डेजर्ट पेवमेंट्स। वाइन डिपोजिशन एंड सैंड ड्यून्स। सैंड ड्यून्स का फॉर्मेशन भी तुम्हारा एक लैंडफॉर्म ही बोल सकते हो कि यहाँ के एयर को उठा के जब सैंड पार्टिकल्स को ले जाके कहीं इकट्ठा कर दे तो धीरे धीरे बनते 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 क्या होगा, मान लो ये कुछ तुम्हारे सैंड पार्टिकल्स थे यहाँ पे, कि धीरे धीरे ऐसे मूव करते गए, थोड़ा सा डिपोजिट ऐसे होते 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 बड़ा सा पहाड़ की तरह माउंटेन बना देगा। डेजर्ट माउंटेन बोल देंगे इसको, आपने देखा होगा डेजर्ट उधर इलाके में। तो तुम्हारे जनरली सैंड ड्यून्स होते हैं, उसी का डिफिनेशन ये दिया गया, आप आराम से इसको देख सकते हैं। सैंड ड्यून अगर पूछेगा तो कैसे बोलोगे, सैंड ड्यून्स कैसे फॉर्मेशन होता है, हाउ कैन यू फॉर्म सैंड ड्यून्स, पूछ देगा मास्टर तो क्या बोलोगे, सैंड ड्यून्स फॉर्म विद द हेल्प ऑफ वाइंड इरोजन इन एरिड रीजन वेयर बहुत ज्यादा वहां पे आपको हाई टेम्परेचर देखने को मिलेगा, लो ह्यूमिड देखने को मिलेगा, वाटर की स्कैर्सिटी देखने को मिलेगी। तो उस इलाके में अगर कोई सैंड पार्टिकल्स का मूवमेंट ऐसे हो रहा है कि कहीं एक जगह आके इकट्ठा हो जा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, लार्ज बड़ा सा माउंटेन बन जा रहा है, उसे हम सैंड ड्यून्स बोलते हैं। बस किसकी वजह से हो रहा है, वाइंड इरोजन की वजह से हो रहा है। कहाँ पे, डेजर्ट एरिया। वही आपका यहाँ पे लिखा गया है। सैंड ड्यून्स जनरली यूज से क्यों होते हैं, क्योंकि माउंटेन आपका ऐसे ही बनेगा ना, ऐसे ही बनेगा, ऐसे ही जनरली दिखते हैं। तो ये तुम्हारा वाइंड ड्यून्स होगा। इसमें बस तुमसे बहुत पूछ रहे हैं, तो सैंड ड्यून्स क्या होता है, किसकी वजह से फॉर्मेशन होता है, वाइंड की वजह से होता है, वाइंड इरोजन होता है उसमें सैंड पार्टिकल से, यही पूछेगा। और उसने पूछेगा शेप पूछेगा तो यू से बता देना, कहानी खत्म, सॉर्टेड। और उतना मैं थोड़ा सा डिटेल बता दूं, उतना और इम्पोर्टेंट इसमें। और क्या है इसमें, आपसे देख ही लेते हैं। चलो सब यहाँ तक आई है, थोड़ा सा देख लेते हैं, क्या पार्ट खत्म होने वाला है, तो देख लेते हैं इसमें। क्या ही लास्ट में छोड़े, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। क्या डिफिनेशन, हिल्स रिजिड्स ऑफ सैंड पाइल्ड अप बाय द वाइंड एंड डेजर्ट, वाइंड एंड डेजर्ट और कोस्ट। मतलब सैंड ड्यून्स, जब सैंड उठ के एक के ऊपर एक चढ़ती जाएगी तो बड़ी सी माउंटेन बना देगी, सैंड ड्यून्स बोलते हैं। कैसे फॉर्मेशन होता है, वाइंड की वजह से। कौन सा वाइंड, वाइंड इरोजन। क्या है, तुम्हारा एजेंट है, समझ गए। उसमें भी सैंड ड्यून्स में भी कई तरह प्रकार के होते हैं, बार्केन ड्यून्स, लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स, स्टार ड्यून्स एंड पैराबोलिक ड्यून्स। अगर ड्यून तुम्हारा यू शेप का बने, यू शेप का, उसे बोलेंगे पैराबोलिक, बोलेंगे पैराबोलिक ड्यून। ठीक, अगर यू शेप का बनेगा तब।
dunes with multiple arms formed when wind blow from different direction. स्टार ड्यून्स कैसे बनता है? मान लो हर जगह से हर डायरेक्शन में से बन रही है, और तुम्हारा कुछ ऐसा स्ट्रक्चर ले ले तो इसे बोलेंगे स्टार ड्यून्स। सिंपल, कितना आसान है। अगर तुम्हें कहीं से स्टार की तरह चीज सैंड दिख रहा तो स्टार ड्यून्स, जब हवा अलग 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 डायरेक्शन से बहेंगी तो तुम्हारा स्टार ड्यून्स फॉर्मेशन हो जाएगा। यू से बनेगा तो पैराबोलिक ड्यून्स हो जाएगा। ठीक। लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स, लॉन्ग सैंड रिजेस रनिंग पैरेलल टू रिवर बाय साइड। लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स कितना आसान है, इसको ऐसा समझ लो तुम्हारा वो जो फर्स्ट वाला पार्ट मैंने बताया था, कौन सा इसके जो मैंने बताया था, क्या फर्स्ट पार्ट था इसका, यर्दन। यर्दन देखे ना सेम, वही सेम से कॉपी पेस्ट है। यर्दन के कॉपी पेस्ट तुम्हारा लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स है। मतलब जो लॉन्ग रिजेस हैं, जो लॉन्ग रिजेस बनेंगी सैंड ड्यून्स की, बड़ी बड़ी पहाड़ें, वो तुम्हारे वाइंड की डायरेक्शन के पैरेलल हो जाए। मतलब वाइंड भी इधर ही, और तुम्हारे जो लॉन्ग रिजेस हैं, रिजेस का मतलब मैंने बताया पिछले लेक्चर में, जाकर देख लीजिए। ये लॉन्ग रिजेस का जो पहाड़ बनेगा सैंड, ये भी इधर ही जा रहा है और तुम्हारा वाइंड भी उधर ही जा रहा है, तो तुम्हारा कैसा हो जाएगा, लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स का पार्ट हो जाएगा। यर्दन की तरह सोच सकते हो। अब सबसे लास्ट में बार्कन ड्यून्स क्या है? बार्कन ड्यून्स बहुत खतरनाक वाला है। क्रिसेंट शेप ड्यून्स फॉर्म बाय द सिंगल वाइंड। क्रिसेंट समझ देखते हो क्या होता है क्रिसेंट? बहुत मस्त वाला क्रिसेंट। देखो हमारे मून का एक छोटा सा शेप होता है, जब ऐसे मून का क्रिसेंट शेप देखो ऐसे वाला, जब एक छोटा सा ऐसा तिरछा सा शीशा बन जाता है, इसी को बोलते हैं क्रिसेंट। इसी को बोल देते हैं हम क्या, क्रिसेंट ड्यून्स। जब मून की तरह स्ट्रक्चर ले लेगा, जब हवाएं सिंगल डायरेक्शन में बहती हैं तो क्रिसेंट ड्यून का फॉर्मेशन। अब वेरी लास्ट में स्पेसिफाई कर देते हैं ड्यून्स क्या है। ड्यून्स का फॉर्मेशन होता है जनरली सैंड पार्टिकल्स का मूवमेंट की वजह से। जब सैंड पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है तो ड्यून्स का फॉर्मेशन होता है। एक के ऊपर एक लेयर चढ़ती चली जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, मल्टीपल लेयर बन जाते हैं और तुम्हारा सैंड ड्यून्स का फॉर्मेशन होता है, जिसकी वजह से वाइन ड्यून्स है। इसमें कौन कौन सा होता है, तुम्हारा बार्कन ड्यून्स है। बार्कन ड्यून्स में क्या होता है, हवाएं सिंगल डायरेक्शन में बहती हैं। शेप कैसा लेगा, चंद्रमा के सेम क्रिसेंट मून शेप ले लेगा। क्रिसेंट मून शेप, क्रिसेंट मून शेप, क्रिसेंट मून शेप, सिंगल डायरेक्शन में हवाएं बहेंगी तब वाइन ड्यूरेशन होगा, तब जाकर तुम्हारा बार्कन ड्यून्स बनेगा। तुम्हारा लॉन्गिट्यूडनल सेम यर्दन की वजह से तुम्हारा लंबी लंबी रिजेस जो बनेंगी सैंड ड्यून्स की, बड़ी बड़ी पहाड़ी है रिजेस की तरह, वो सेम पैरेलली चलेंगी वाइंड की डायरेक्शन से। तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स हो जाएगा। तीसरा स्टार ड्यून्स कैसे होगा, जब हवाएं मल्टीपल डायरेक्शन में बहे और स्टार का शेप ले ले, स्टार ड्यून्स खत्म। कितना सिंपल। फोर्थ पैराबोलिक, यू शेप ले ले, पैराबोलिक हो। बार्कन, बार्कन का मतलब क्या था, क्रिसेंट मून की शेप, खत्म, वाइंड ड्यूरेशन। लॉन्गिट्यूडनल पैरेलल चलने लगे रिजेस, और तुम्हारा पैराबोलिक यू शेप ले ले, खत्म, स्टार, स्टार बन जाएगा, खत्म, स्टार उसे बोले स्टार की तरह शेप ले लेगा, स्टार ड्यून्स। और तुम्हारा एक बच गया, कोई बचा गया नहीं बचा, खत्म। देखो कितना आसान है। ह्यूमन एंड साइंटिफिक इंपॉर्टेंस क्या होता है ड्यून्स का। ह्यूमन इम्पैक्ट, वाइल्ड लैंडफॉर्म डिक्टेट सेटलमेंट पैटर्न एंड डेजर्ट एग्रीकल्चर। ये जो शेप पैटर्न बन रहा है ना, इसकी वजह से हम डेजर्ट में, रेगिस्तान में एग्रीकल्चर खेती करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि मान लो अगर हवाओं का डायरेक्शन बदल गया, तुम्हारी फसल पे कुछ इफेक्ट, तुम्हारी जो क्रॉप उसके ऊपर इफेक्ट पड़ सकता है। इसलिए वहां पर भी वैरायटी ऑफ क्रॉप देखने को मिलेंगी। बार्कन ड्यून्स की क्रॉप, लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स की क्रॉप, स्टार ड्यून्स की क्रॉप, और तुम्हारा पैराबोलिक ड्यून्स की क्रॉप। मतलब पैराबोलिक वाली जो वहां पे क्रॉप होगी वो उस टाइप की होगी जिसमें अगर यू से हवाएं बहेंगी तो ऐसा ना हो कि पेड़ी को उखाड़ के लेके चली जाए, तो कुछ ऐसा वहां प्लांट लगाया जाएगा जिससे कि प्लांट को इफेक्ट ना पड़े। अगर लॉन्गिट्यूड में लगाएगा तो ऐसा कोई प्लांट लगाएगा जो हमेशा ऐसे हवा उधर चलेगी तो हमेशा वो ऐसे बहता रहे, मतलब ऐसे हवा चले, प्लांट भी तुम्हारा ऐसे 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 जाता रहे। ठीक। अगर हम बार्किंग में लगाएंगे तो तुम्हारा ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होगा कि तुम्हारा उसमें क्रिसेंट शेप बनता है, तो उस टाइप की वहाँ पे क्रॉप रहेगी जो उस वाले स्ट्रक्चर में उसको इफेक्ट ना पड़े। तो ये भी इसमें भी कि तुम्हारे ह्यूमन का भी इम्पैक्ट इसमें पड़ता है एग्रीकल्चर फील्ड में, और तुम्हारा सेटलमेंट पैटर्न में भी। मान लो तो कोई पैराबोलिक इलाके में रह रहा है तो वहाँ पे हवाएं हमेशा नीचे से ऊपर बहेंगी। मान लो कुछ शेड लगा दिया, वो मतलब अपना कुछ ऐसा छत बना दिया वहाँ पे, और हवाएं चल के उसको छतें उड़ा दी, अब वहाँ पे रह ही नहीं पाएगा, तो उसको कहाँ पर रहना पड़ेगा, उसको किस रखे क्रिसेंट वाले में, जहाँ पे से क्रिसेंट मून सिंगल डायरेक्शन हवाएं बहती हैं, तो वहाँ उसको रहना पड़ेगा, ताकि एक साइड लगा ले, हवा ऐसे कर दे, उसका जो छप्पर ऊपर जो भी लड़ा है वो उड़बा नहीं करेगा। पैराबोलिक लगाएगा तो हवा ऐसे चलेगी तो उड़ा देगी उसका थोड़ा
जो भी शेड लगाया होगा रहने के लिए, तो सेटलमेंट एग्रीकल्चर दोनों पे इम्पैक्ट करता है। दूसरा, टूरिज्म आराम से करेगा क्योंकि लोग देखने के लिए आ जाएंगे, अरे भाई साहब क्या स्ट्रक्चर बना है, वेंटिफ्लैट स्ट्रक्चर बन गया है यहाँ पे, अरे बार्किन से स्टार स्टार बालू में से स्टार बन गया, सैंड में स्टार बन रहा है, पैराबोलिक बन रहा है, तो तुम्हारा टूरिज्म के लिए भी इम्पैक्ट करता है। तो मेजर इसके इम्पैक्ट एग्रीकल्चर, सेटलमेंट और तुम्हारा टूरिज्म, सब में कॉपी पेस्ट लगा देना। इंपॉर्टेंस ऑफ सैंड ड्यून्स, सैंड ड्यून्स का इंपॉर्टेंस क्या है? पहला है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, कोस्टल डिफेंस, टूरिज्म सपोर्ट एंड इकोनॉमिक यूज। ये सेम जो मैं लिखा हूँ यही कॉपी पेस्ट करके आना है, एकदम डिट्टो। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन कैसे है? नेचुरल बैरियर काम करता है डेजर्टिफिकेशन एंड वाइंड इरोजन में। सैंड ड्यून्स अगर जगह जगह फॉर्मेशन हो जाएंगे तो डेजर्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है? तो सैंड एरिया में क्या हो, ऐसे समझो जो तुम्हारा वाइंड इरोजन हो रहा है उसको रोकने के लिए अगर सैंड ड्यून्स का फॉर्मेशन मान लो बीच में पहाड़ लगा दूं, तो जो हवाएं हैं, जैसे अभी अरावली माउंटेन को काटने की बात हो रही थी, तो उसको क्यों रोका गया? क्योंकि जो डेजर्ट की हवाएं हैं, जो वहाँ पे वाइंड इरोजन हो रहा है, उसको अरावली माउंटेन रोक लेता है, और उसकी जो हिल्स है ना, वो छोटी छोटी रेंजेस उसके, वो उसको रोक लेती है। इसलिए जो दिल्ली की साइड जो तुम्हारा जो पोल्यूशन हो रहा था, उसको हल्का वो अरावली माउंटेन तुम्हारा कम करता है। नहीं तो इतना अगर उसको काट दोगे ना, तो तुम्हारा जो वहाँ का जो सैंड पार्टिकल जो वाइंड इरोजन हो रहा है, तुम्हारा एकदम दिल्ली बहुत ज्यादा हाई पॉपुलेटेड एरिया हो जाएगा, इतना उसमें सैंड उस दिल्ली वाले क्षेत्र में भर जाएगा कि बहुत ज्यादा हाई वो हो जाएगा, पोल्यूटेड हो जाएगा, पॉपुलेटेड नहीं पोल्यूटेड हो जाएगा, सैंड पोल्यूटेड हो जाएगा। इतना क्यों पोल्यूटेड हो रहा है? इसीलिए अरावली हिल्स को काटने से रोक, उसके माउंटेन्स को डिग्रेड करने से रोक दिया गया, क्योंकि वाइंड इरोजन का इफेक्ट पड़ जाएगा। जो थार डेजर्ट है तुम्हारा राजस्थान में, वही जनरली उसी स्टेप में हवाएं अगर बहेंगी उधर, तो वाइंड इरोजन से पूरा तुम्हारा दिल्ली भर जाएगा पोल्यूशन से, सैंड पोल्यूशन हो जाएगा वहां। कोस्टल डिफेंस, शिल्डेड ह्यूमन सेटलमेंट फ्रॉम स्ट्रॉन्ग सी वाइंड एंड हार्श वेव्स। मान लो कोस्टल डिफेंस में भी हेल्प होता है। मान लो कोस्टल एरिया में सैंड ड्यून्स हैं, तो वहाँ पे जो बार बार कोस्टल जो वहाँ के प्लांट्स है, वहाँ पे जो छोटे मोटे ऑर्गेनिज्म है, बार बार उनका भी चेंजेस हो जा रहा है, कहीं इधर कहीं उधर। मान लो जो वहाँ पे प्लांट्स हैं, मान लो तुम्हारा एक बार कुछ कोस्टल चेंजेस हुआ, प्लांट की जो रूट्स थी अभी सही से जमीन को पकड़ी नहीं थी, वो बहती चली गई पानी में, फिर से प्लांट ग्रो हुआ, फिर बह गया, फिर प्लांट ग्रो हुआ, फिर बह गया, कोई वहाँ पे प्लांट ही नहीं ग्रो करेगा। तो इसमें भी इसका इंपॉर्टेंस होता है सैंड ड्यून्स का। ठीक। टूरिज्म सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई साहब। टूरिज्म नहीं रहेगा तो इकोनॉमी कैसे आएगी? लोग देखने जाएंगे, अरे स्टार बना है, अरे भाई साहब यहाँ क्रिसेंट बन गया, लोग देखने भी आएंगे। तो टूरिज्म सपोर्ट भी करता है तुम्हारा क्या? सैंड ड्यून्स। अरे भाई साहब हवा की मूवमेंट की वजह से पहाड़ बन गया, सैंड ड्यून्स बन गया, तो तुम्हारा टूरिज्म भी इम्पैक्ट कर देता है। सबसे फोर्थ टूरिज्म होगा तो इकोनॉमी बढ़ेगी, तो इकोनॉमिक यूज ही बढ़ेगा। सप्लाई सैंड दैट इट्स समटाइम्स कलेक्टेड एंड यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन प्रोसेस। टूरिज्म बढ़ेगा, तुम्हारी इकोनॉमी बढ़ेगी, इकोनॉमी जब बढ़ेगी तो तुम कंस्ट्रक्शन कर सकते हो, अलग अलग इंडस्ट्री का फॉर्मेशन कर सकते हो। ठीक। तो इसमें भी तुम्हारा सिंपल सी बात है, टूरिज्म बढ़ेगा तो इकोनॉमी बढ़ेगी, इकोनॉमी बढ़ेगी तो इकोनॉमिक यूज बढ़ेगी। ये मोटे मोटे तुम्हारे क्या थे? सैंड ड्यून्स के तुम्हारे इंपॉर्टेंस देख ली। अब हम आते हैं इस चैप्टर के लास्ट पार्ट पे। तुम्हारे कुछ स्ट्रक्चर्स हैं तुम्हारे एनसीईआरटी में दिए गए थे, उसको देख लेते हैं और कहानी को यहीं पे समाप्त कर देते हैं। फिर नेक्स्ट पार्ट में जो फोर्थ पार्ट होगा, उसमें आपकी एनसीईआरटी का फर्स्ट पार्ट जो शेपिंग है वो डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ खत्म है। स्ट्रक्चर देख लो क्या है। इसमें फर्स्ट रिप्रेजेंट किया है, ये देखो तुम्हारा ये बीच वाला इलाका है, बीच है जहाँ पे देखो सैंडी एरिया है, थोड़ा सा रॉक टाइप है, ये वाला देखो, ये जो तुम्हारा ना ये बीच है, बे, तो कोई हल्का सा ये बे टाइप का एरिया है, बे ऑफ बंगाल क्रॉस टाइप एरिया बन रहा है। और तीसरा तुम्हारा समुद्र है। फोर्थ ये इसको बोलते हैं हल्का सा उठा हुआ है, इसे बोलेंगे हेडलैंड, ये आगे है, वाटर के एकदम सरफेस के आगे आ रहा है, हेडलैंड। पांचवा सैंड बार, तो यहाँ पे हल्का सैंड भी आ गया है, तो सैंड बार। छठवां फ्री इंड, तो कोई वाटर से डायरेक्ट इंटरेक्ट कर गया ये वाला इंड, तो फ्री इंड। सातवां तुम्हारा रिवर। तो तुम आराम से अपने स्ट्रक्चर को एनसीईआरटी भी दे सकते हो, मैं एक्सप्लेनेशन कर दिया हूँ, आराम से तुमको समझ में आएगा। वैसे हम सीधे यहाँ पे देखो, पहला यहाँ पे हेड वाला हो गया, दूसरा देखो ऐसे थोड़ा सा ऐसे है तो इसे बोलेंगे सीकली बोल देंगे। यहाँ पे देखो हल्का सा गुफा टाइप बन गया, तीसरा स्ट्रक्चर सीके बन गया। फोर्थ था देखो ये हाई सा हल्का सा ये हाई एल्टीट्यूड पे, तो हाई टाइड एल्टीट्यूड हो जाएगा यहाँ पे। पांचवा तुम्हारा हो जाएगा देखो ये सोर प्लेटफॉर्म, जैसे हमारे बीचेस में जो बैंक ऑफ द रिवर का जो एरिया होता है वो तुम्हारे वाटर के लेवल से और रिवर के लेवल से बराबर होता है, उसे सोर बोल देते हैं।
तो यहाँ पे भी देखो वही चीज यहाँ पे सेम बराबर हो चुकी है, एकदम क्लीन हो चुका है, तो शोर बोल देंगे। छठवां तुम्हारा एकदम लो टाइड हो जाएगा, मतलब तुम्हारा जमीन ऊपर हो गया पानी नीचे है तो लो ही टाइड होगा। जमीन नीचे ये ऊपर होता था तो लहर आराम से लहरिया सकती थी, लेकिन ये ऊपर होगा ये नीचे तो लहर लहरिया नहीं पाएगी ये। ठीक, ये तुम्हारा जनरली बीच है, ये तुम्हारा सी क्लिप एंड सो प्लेटफॉर्म। एनसीईआरटी में आराम से देखो एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ये तुम्हारा बी वाला जो है वो सर्की बोलते हैं इसको, और ये देखो जो थोड़ा सा सेप मतलब थोड़ा सा पीक है, थोड़ा सा पीक वाला समझते हो, चोटी टाइप का, इसे बोलते हैं एरिट बोल रहे हैं। ये तुम्हारा सर्क्यू हो गया। तीसरा तुम्हारा देखो ये पास है, पास का मतलब वाटर का पास, दो हिमालय के बीच में। ये क्या तुम्हारा हैंगिंग वैली। हैंगिंग वैली मतलब कौन सी ऐसी हैंगिंग वैली थी जब हम ग्लेशियर के अंदर बड़े बड़े होल्स कर देते थे जिसकी वजह से सबमरीन बोट्स पास कर देते, तो हैंगिंग वैली की तरह काम करता था। या ऐसा समझो कि बड़े बड़े हिल्स के बीच में अगर कहीं से पानी या कोई टाउन इलाका हम क्रिएट कर दे तो हमारा हैंगिंग वैली बोला जाता था, तो वो हैंगिंग वैली हो गया। ये देखो तुम्हारा यू शेप्ड वैली हो गया। तीसरा देखो तुम्हारा ये बड़ा बड़ा ग्लेशियर हो गया। और फोर्थ तुम्हारा देखो ये क्या है, ग्लेशियर आइस है, जहाँ पे ग्लेशियर का डिपोजिशन है। ऊपर आ जाओ, पहला है देखो ये लेटरल पार्ट है, दूसरा तुम्हारा ग्लेशियर है, ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। थर्ड देखो मिड मोरिन है, बीच का जो ये वाला ग्लेशियर ये वाला ग्लेशियर आपस में ज्वाइन हो गया है। पांचवा देखो टर्मिनल का है, टर्मिनल मोरिन मतलब समझ रहे हो, इन टू इन का कनेक्शन बता रहा है। छठवा तुम्हारा रिवर हो गया, कहाँ से रिवर कहाँ है, ये देखो छठवा रिवर हो गया, ये मोरेंस हो गए तुम्हारे। ये देखो इसका मूवमेंट तुम्हारा पहला, ये देखो ये इन दोनों को देख सकते हो, इनका मूवमेंट वाइंड के डायरेक्शन के पैरेलल हो जा रहा है। दूसरा देखो तुम्हारी ये वाली वाइंड हवा है, दोनों का मूवमेंट पैरेलल, जैसे गर्दन बोल देंगे। तीसरा तुम्हारा हार्ड रॉक है, ये वाला हार्ड रॉक है ये दोनों। फोर्थ तुम्हारा ये बीच वाला जो होगा वो सॉफ्ट रॉक हो जाएगा। पांचवा तुम्हारा फिर से हार्ड रॉक है। ये तुम्हारे जल्दी एनसीईआरटी के स्ट्रक्चर दिए गए फिगर से क्वेश्चन नहीं आएगा, बस थिंकिंग के लिए, समझने के लिए कैसा शेप साइज हो सकता है, इसको तुम देखोगे तो मैं एक्सप्लेन कर दिया हूँ, इसको बस तुम उसको एक्सप्रेशन सुनो और यहाँ पे देखो क्या कहानी चल रही है, वही सब जो बताया वही सब है। देखो बार्केन ड्यून्स के बारे में क्या बताया था, सिंगल स्ट्रक्चर चलता है, सिंगल डायरेक्शन में हवाएं चलती हैं। बार्केन में क्या होता है, क्रिसेंट शेप देख सकते हो, देखो ये देखो क्रिसेंट, ये क्रिसेंट ऐसे घुमा के क्रिसेंट जैसे चंद्रमा का स्ट्रक्चर बनता है, देखो क्रिसेंट। ट्रांसवर्स ड्यून से मैंने बताया, देखो ट्रांसवर्स ड्यून ऐसे बन रहा है तुम्हारा। स्टार देखो, तारों स्टार की तरह कोना कोना निकल जाए तो स्टार बन जा रहा है, समझ रहे हो। ये देखो पहला इसमें हवाएं चल गई, ओएसिस बन गए। दूसरा ओएसिस गड्ढा टाइप का बन गया, इसे बोलेंगे डिफ्लेशन हेलो। तीसरा होगा ब्लॉन्ड सैंड, ये मतलब बाहर निकल गई। फोर्थ होगा तुम्हारा वाटर बॉडीज या वाटर टेबल खत्म। ये जनरल तुम्हारे स्ट्रक्चर, इसको आप देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, एक्सप्रेशन मैंने कर दिया है। तो आ जाते हैं हम अपने लास्ट पार्ट पे, थैंक यू वाली स्लाइड पे आ जाते हैं। ठीक, ये थर्ड पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। फोर्थ पार्ट में जो आएगा उसमें एक ही टॉपिक रह गया, अंडरग्राउंड वाटर, जिसमें केव के बारे में, गुफा के बारे में बताएंगे, कैसे अंडरग्राउंड वाटर चलता है, हमारा ग्राउंड वाटर कैसे चल रहा है, ठीक है, और उसके साथ एनसीईआरटी क्वेश्चन। ठीक, तो पर हमारा चैप्टर भी वाइंड अप हो जाएगा, चैप्टर खत्म। तो उसके बाद एक प्रैक्टिस सेशन आ जाएगा, उसको कर लीजिएगा, कहानी समाप्त। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में कौन सा नेक्स्ट लेक्चर कौन सा, लेक्चर नंबर 4 ही, नहीं और नहीं जाना, लेक्चर नंबर 4 की बात कर रहा हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।